हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और वैसे तो मैं ये सारी बातें पहले भी बता चुका हूँ अलग अलग वीडियोस में, और हो सकता है एक कंप्लीट वीडियो पहले भी बनाई हो, बट स्टिल जिस तरह का भी माहौल है, इस माहौल में मेरी समझ के हिसाब से आप सबके पास ये मैसेज आना चाहिए जो मैं अभी देने वाला हूँ। देयर आर फ्यू मिस्टेक्स जो काफ़ी मैच्योर लोग भी काफ़ी हद तक करते हैं। और मैच्योर का यहाँ पर ये मतलब है कि जो लोग एज में भी बड़े हैं, मीन्स 40 50 60s में हैं, और यहाँ पर जो काफ़ी लंबे टाइम से ट्रेड भी कर रहे हैं, और यहाँ पर जो अपने आप को इंटेलिजेंट भी मानते हैं, और शायद वो किसी बड़ी डिग्री की वजह से इंटेलिजेंट भी हैं, चाहे वो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, चाहे वो MBBS हों, या फिर वो एडवोकेट्स हों, या फिर वो IITians हों, या IIM से पढ़े हों, या फिर इस तरह की और कोई भी जो जो नाम मैंने नहीं लिए, वो सारी डिग्री उनके पास हों, चाहे वो बाहर से पढ़ कर आए हों। ये कॉमन मिस्टेक है जो हाईली इंटेलिजेंट लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि हम तो ज़्यादा समझदार हैं, जबकि स्टॉक मार्केट में जो समझदारी है वो इंटेलिजेंसी की कम होती है और विजडम की ज़्यादा होती है, साइकोलॉजी की ज़्यादा होती है। यहाँ पर 7 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मोर देन 90% पीपल करते हैं, और खासतौर से इस तरह के माहौल में जो अभी चल रहा है। अभी ऐसा कैसा माहौल है विवेक भाई, जो आप इस तरह से इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करके कह रहे हो? तो माहौल ये है कि जब आप इंडेक्स की तरफ देखते हो तो स्टॉक मीन्स मार्केट नीचे नज़र नहीं आती, और जब अपने पोर्टफोलियो को देखते हो तो मार्केट नीचे नज़र आती है। इस तरह का टाइम अक्सर आता है, ऐसा नहीं है कि ये टाइम अभी हाल फिलहाल में ही आया है, ये टाइम लगातार आता है। और इसका अपोजिट भी टाइम आता है। अभी कुछ टाइम पहले तक, 2 मंथ्स पहले तक, 1 मंथ पहले तक इस तरह का माहौल था कि मार्केट वॉज नॉट गोइंग अप विथ सच ए गुड पेस, लेकिन अपना जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी अच्छा ऊपर चल रहा था। मार्केट सेम रहती थी, अपने पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ स्टॉक्स लगातार 4-5%, 6%, 10% तक भी ऊपर जा रहे थे। तो इस तरह की अपोजिट डायरेक्शन हमेशा रहती है। ऐसे में जब करंट वाला सिचुएशन हो, जब मार्केट तो नीचे ना जा रही हो, मार्केट इन द सेंस कि निफ्टी इंडेक्स या बैंक निफ्टी ये सब नीचे ना जा रहे हो, लेकिन पोर्टफोलियो नीचे जा रहा हो, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारे ही पोर्टफोलियो में कोई प्रॉब्लम है। हमारे पोर्टफोलियो में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे ही अगर आपने स्टॉक्स सीखी हुई, समझी हुई, बैक टेस्ट की हुई स्ट्रेटजी के बेस पर ली हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 7 पॉइंट्स जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि इन सब चीज़ों को बार बार रिवाइज किया जाए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर कोई स्टॉक नीचे जाए तो स्टॉक बेकार नहीं होता, और स्टॉक ऊपर जाए तो स्टॉक अच्छा नहीं होता। एक्चुअल में तो इसका अगेंस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एशियन पेंट का शेयर प्राइस नीचे जाए तो वो अच्छा होता है, क्योंकि तभी तो उसमें वापस से ऊपर आकर प्रॉफिट देने की गुंजाइश बनेगी, उसमें एक स्कोप बनेगा, एक गैप बनेगा। और अगर स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाए तो एक्चुअल में वो बाइंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब तो ये ऊपर चला गया है, नीचे होता तो अच्छा होता। लेकिन जनरली हर कोई क्या समझता है, इफ द स्टॉक इज गोइंग अप देन दिस इज ए गुड कंपनी, एंड इफ द स्टॉक इज गोइंग डाउन देन दिस इज ए बैड कंपनी। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी सिचुएशन में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल उल्टी बात है, एक्चुअल में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल उल्टी बात है। तो अगर हम ये समझते हैं कि जब एशियन पेंट ऊपर जा रहा था तो ये अच्छा स्टॉक था, अभी नीचे है तो ये बेकार स्टॉक है, नो, दैट इज नॉट करेक्ट। कंपनी वही है, स्टॉक वही है। हमने सिर्फ ये देखना है कि हम किस स्ट्रैटेजी के बेस पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं तो एक 20% की जो रेंज है, अगर वो बन गई और नीचे के लेवल पे आ जाए तो ले लेना चाहिए। वो स्टॉक बेकार नहीं है, अच्छा हो गया हमारे लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब वापस से रेंज का ऊपर लेवल टच करेगा तो ये स्टॉक अच्छा नहीं है, अभी बेकार हो गया, हमें निकल जाना चाहिए। सो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या है कि हम लोग F&O करना चाहते हैं, और F&O इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम थोड़े से इंटेलिजेंट हैं। हमें लगता है कि इतना धीरे धीरे काम करके कैसी बात बनेगी, और इतने सारे लोग F&O करते तो हैं। ये सब लोग पागल थोड़ी, इतने सारे स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, दुनिया भर के स्क्रीनशॉट यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर आते हैं। मीन्स लोग इतने इतने पैसे कमाते हैं। विवेक भाई, आप भी तो स्टॉक मार्केट में 20 ईयर्स से हो, जैसा आप कहते हो, तो आपको भी तो सारा आता होगा, आप करते क्यों नहीं? तो देखो, F&O एक ऐसी चीज़ है, ये एक वो वाला नशा है जिसको लोग ये सोचकर करते हैं कि डर के आगे जीत वाला सिचुएशन आ जाएगा, और जब मिल बैठेंगे 4 यार तो बात बन जाएगी। लेकिन वहाँ 4 यार फिर वो लड़ाई करते हैं जब उस देसी ठर्रे के साथ बैठते हैं। वहाँ पर प्यार नहीं आता और ना ही वहाँ बिजनेस होता है, और डर के आगे जीत है। पहाड़ी से कूदोगे बिना ट्रेनिंग के तो खत्म हो जाएगा। वो सिर्फ एक कैमरामैन के साथ सामने ऐसे गटगट करते पीते हुए अच्छा लगता है, अदरवाइज दीज थिंग्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो F&O ऐसा ही है। F&O बहुत फैसिनेट करता है, काफ़ी अच्छा
मीन्स जब स्क्रीनशॉट आते हैं और बड़े बड़े स्टार्स जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हुए ऐसा लगता है कि हाँ अभी जो टाइगर श्रॉफ है अभी जो जिम जाएगा तो पहले थम्स अप का टॉनिक लेकर ही जाएगा, तभी तो 6 पैक्स बनेंगे अच्छे से और तभी वो मसल्स गेन होगा। तो वो चीज़ें दिखने में फैसिनेट करती हैं, सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई कहीं से भी ये नहीं है। एफेंडो सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस का काम है, इंडिविजुअल्स का काम नहीं है। तो ये एक मिस्टेक है कि एफेंडो करके हम पैसे कमा लेंगे, क्योंकि जब इतने सारे लोग कमा सकते हैं तो हम भी कमा सकते हैं। कोई इतने सारे लोग एफेंडो में पैसे नहीं कमाते, सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस कमाते हैं, या फिर जो लोग इंस्टीट्यूशंस के इक्वल होते हैं जैसे झुनझुनवाला जी थे, या फिर वो लोग पैसे कमाते हैं। यहाँ पर थर्ड पॉइंट है कि चलो विवेक भाई ठीक है, हमने मान लिया एफ एंड ओ नहीं करते, सिर्फ इक्विटी करते हैं, लेकिन इक्विटी में तो हम यहाँ पर मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी कि जो स्टॉक लाइफ टाइम हाई पर जा रहे हो, जो लगातार बाय करके जो लगातार ऊपर जा रहे हो, हाई फ्लाइंग स्टॉक्स हो, उनको बाय कर लेते हैं और जब थोड़ा सा ऊपर जाएगा वहाँ निकल जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक ही है, आप ध्यान से समझो। हम लोग एक्चुअली रिच तो बनना चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने मार्केट में पैसे कमाए हैं ना, उनको फॉलो करके रिच नहीं बनना चाहते, उनको फॉलो नहीं करते। ये कॉमन सी मिस्टेक है। जैसे अगर सपोज मैं कुछ अच्छे स्टॉक्स की बात करने लगूँ, जैसे कि ज़मीन पर पड़े हुए कंपनी खत्म थोड़ी हो जाएंगी, अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं, ये बिजनेस लगातार चलते रहेंगे, तो काफ़ी लोगों के मन में आता है कि अगर इतनी अच्छी होती तो ज़मीन पे क्यों होती। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो नीचे नहीं आ सकते, अच्छे स्टॉक भी नीचे आ सकते हैं, टेम्परेरी सिचुएशन बेकार हो सकती हैं, सब कुछ बेकार हो सकता है और फिर वो ऊपर भी आता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, हमने राकेश झुनझुनवाला जी की हिस्ट्री देखी कि उन्होंने टाइटन से बहुत सारे पैसे कमाए, उन्होंने टाटा मोटर्स से अच्छे पैसे कमाए, उन्होंने एक टाइम पर वेदांता लिया था, वेदांता जब उसका नाम सेसा गोवा होता था तब लिया था, उसमें अच्छे पैसे कमाए, और टाटा स्टील में अच्छे पैसे कमाए उन्होंने, और बाकी भी बहुत सारी कंपनीज में। तो जब उन्होंने उन शेयर्स को परचेज किया था, चाहे वो फिर टाटा मोटर्स हो या फिर टाइटन हो, ये बड़ी कंपनीज थी, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पर जब राकेश झुनझुनवाला जी ने उन शेयर्स को परचेज करना शुरू किया था, वो बिल्कुल जमीन पर पड़ी हुई थी, पैथेटिक सिचुएशन थी, नो वन वाज बाइंग दीज स्टॉक्स एट दैट टाइम। लेकिन क्या चीज़ समझी गई कि अगर ये टाटा मोटर्स बंद हो जाएगी तो बंद तो नहीं होनी चाहिए, मीन्स संभाल लिया जाएगा, टाइटन बंद तो नहीं होनी चाहिए, संभाल लिया जाएगा, टाटा स्टील बंद तो नहीं होनी चाहिए, संभाल लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लार्जर प्रोड्यूसर थे इंडिया में, इवन दो दे वर मेकिंग ए लॉस, इवन दो बैलेंस शीट वाज बैड, लेकिन उनका मानना क्या था? उनका मानना यह था कि यार इस थ्रो अवे प्राइस पे तो मीन्स इससे नीचे जाने का रिस्क है, लेकिन कंपनी के खत्म होने का रिस्क नहीं है, और अगर कंपनी ऊपर आ गई वापस से, जो कि प्रोबेबिलिटी वो मान कर बैठे हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसे बनेंगे। और अगर इस तरीके से उन्होंने 10 स्टॉक्स में पैसे लगाए और 3 कंपनीज बर्बाद भी हो गई, 7 ने पैसे बनाए तो 7 ने उतना पैसा कमाया कि 3 में जो नुकसान हुआ उस चीज़ की कोई परवाही नहीं है। तो ये बड़े सिंपल से छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनको हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। एक और पॉइंट मैं बताता हूँ, यहाँ पर एक और कॉमन मिस्टेक है कि कैपिटल तो बहुत थोड़ी सी है और हम फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो काफ़ी लोग करते हैं, और इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट ये है कि छोटे से पैसे हैं, बस अब सारी उम्मीद उन्हीं से है। हम एक्टिव इनकम कुछ नहीं करना चाहते, ना तो हमारा जॉब पर ध्यान है, और ना ही उसको बढ़ाने पर ध्यान है, ना ही बिजनेस पर ध्यान है, ना ही उसको बढ़ाने पर ध्यान है, और ना ही अगर हम प्रोफेशनल हैं उस पर ध्यान है, और ना ही उसको इंक्रीज करने पर ध्यान है। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि जब सारी ही उम्मीद हमने मार्केट से लगा ली, तो मार्केट को हम डेली बेसिस पर देखते हैं, और 9:15 पर शुरू होता है, उससे पहले देखना शुरू कर देते हैं प्री आवर्स में, जो मॉर्निंग में प्री ओपन मार्केट होती है, और उससे पहले फिर यूएस मार्केट भी देखते हैं। उम्मीद लगा कर बैठते हैं आज ये स्टॉक कितना जाएगा, आज विवेक भाई ने इसकी वीडियो बनाई, कल इतना जाना चाहिए, या किसी और ने वीडियो बनाई इतना जाना चाहिए, इसकी ये न्यूज़ आई इतना जाना चाहिए, और पूरे दिन देख के फिर निराश होकर बैठ जाते हैं, यार कुछ नहीं हुआ। अगर देखते हुए स्टॉक प्राइस नीचे रहा तो ऐसे हिम्मत टूट गई, ऐसे बेकार दिन जाना था, बेकार फील हुआ। और अगर अच्छा स्टॉक रहा, मीन्स प्राइस अगर ऊपर गया भी, तो इस डर में बेकार फील होता है कि यार शाम तक नीचे ना गिर जाए। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको लेकर मीन्स मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर वरीड। जबकि मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, इफ़ यू आर नॉट ए डे ट्रेडर, इफ़ यू आर नॉट फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर, तो मार्केट आवर्स में स्टॉक प्राइस को देखने का रीजन ही नहीं है। क्या रीजन है? अब आप एक चीज समझ कर देखो, अगर कोई स्टॉक आपने आज लिया और पूरा पोर्टफोलियो है, और पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसका टारगेट प्राइस विद इन 5-6% हो, तो और अगर सारे ही स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका टारगेट प्राइस करंट प्राइस से 10-20% से ज़्यादा ऊपर है, तो ऐसा तो है नहीं कि 20% आज ही बढ़ जाएगा, और बढ़ गया तो भी कोई बात नहीं। जब शाम को मार्केट बंद होगी आफ्टरनून के बाद, तो तब मार्केट में देखो उस स्टॉक के प्राइसेस को, तब एनालाइज करो, और तब भी अपना पोर्टफोलियो खोल के मत देखो, तब ट्रेडिंग व्यू खोल कर देखो। ट्रेडिंग व्यू में चार्ट्स देखो कि मैंने कहाँ टारगेट यहाँ पर मैप किया हुआ था, कहाँ ड्राइंग खींची हुई थी, वहां तक गया क्या, वहां से कितना दूर है, सारे स्टॉक्स देखो, और बात बन गई। तो ये एक सिंपल सा पॉइंट है।
एक और जो कॉमन मिस्टेक है वो है पैसे को उधार लेकर तब काम करना। देखो, पैसे को उधार लेकर काम करने में जब भी कोई भी बंदा उधार लेकर काम करना चाहता है, वो एक ही चीज कहता है कि विवेक भाई, आप जब कहते हो मार्केट से 3 साल में पैसा डबल हो जाता है अगर हम सीखी हुई स्ट्रेटजीज के बेस पर काम करें, जो मैं अभी भी कहता हूं हो जाता है, तो इसमें बुराई क्या है? अगर मुझे 9% या 10% पर उधार पर पैसा मिलता है, तो अगर मैं 3 साल का जो लोन है उसके ऊपर अगर मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ 30% का और मार्केट से मुझे 100% का गेन हो जाता है, तो इसमें बुराई क्या है? मैं सिर्फ एक ही चीज कहता हूँ, इसमें बुराई एक है कि जो इंटरेस्ट पे करना है ना, वो आपको मंथली पे करना है, वो 3 साल के बाद पे नहीं करना। और यही सबसे बड़ी बुराई है। तो जब मंथली आपने इंटरेस्ट पे करना है और साथ में यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट पे नहीं करना, आपने यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट का भी एक पार्ट पे करना है। तो अगर किसी ने 10 लाख रुपीज लोन पर लिए, तो सिर्फ 10 लाख के ऊपर 1 मंथ का इंटरेस्ट पे नहीं करना उन्होंने उसके ऊपर प्रिंसिपल का भी एक पार्ट पे करना है। तो एक ईएमआई प्रॉपर बनकर जाती है। और अगर आपने 3 इयर्स या 4 इयर्स का लोन लिया, तो उसका एक सब्सटेंशियल अमाउंट जाता है आपके ईएमआई के रूप में। अब अगर ईएमआई आपने देनी है और स्टॉक मार्केट में उस पर्टिकुलर मंथ ऐसा हुआ जैसा लास्ट मंथ था और ये मंथ था, लास्ट मंथ भी वैसे 15 जनवरी के बाद से सिचुएशन इस तरह की होनी शुरू हुई। जो मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो है उसने जो हाईएस्ट एवर नंबर्स देखे थे, हाईएस्ट एवर करंट वैल्यू देखी थी, वो 15 जनवरी को देखी थी। और 15 जनवरी के बाद अभी तक वो लेवल्स नहीं आए। और अगर मैं एग्जैक्ट परसेंटेज की बात करने लगूं, तो हाईएस्ट लेवल जो मैंने देखा था, करंट वैल्यू जो हाईएस्ट देखी थी, तब से अभी मेरा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 5.46% डाउन है। एग्जैक्टली यही नंबर है, 5.46% डाउन है हाईएस्ट नंबर से। मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट किया था। तो मैं क्या करता हूं, जब भी मार्केट नया हाई बना रही होती है और अपना पोर्टफोलियो भी नया हाई बना रहा होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम की करंट वैल्यू अपने एक्सेल में अपडेट करके रख लेता हूं कि हाईएस्ट नंबर मैंने ये देखा हुआ है अपना। अगर अलग से पैसे साथ में डाले तो उसको भी हाईएस्ट वैल्यू में ऐड कर दो कि हाईएस्ट वैल्यू जो थी और जो मैंने अलग से डाले, इसको क्लब करके हाईएस्ट वैल्यू मेरे पोर्टफोलियो की ये देखी गई। उससे क्या रहता है कि मार्केट कहां जा रही है, कहां नहीं जा रही है, कितना डाउन है, कितना डाउन नहीं है। अब मैं क्या देखता हूं, मैं सिर्फ एक चीज देखता हूं कि मार्केट बंद हो गई, अब मेरा पोर्टफोलियो जो हाईएस्ट नंबर्स मैंने देखे थे उससे कितने परसेंट डाउन है। अगर अभी पिछले काफी दिन से यही हो रहा है कि कोई स्टॉक ऊपर है, कोई स्टॉक नीचे है, कोई स्टॉक ऊपर है, कोई नीचे है, कभी 3.5% डाउन रह जाता है, कभी 2% डाउन रह जाता है, कभी 1% भी हो जाता है, फिर से 4% हो जाता है, 5% हो जाता है। तो ये कंसोलिडेशन फेज है। इसी को लेकर मैंने ट्वीट भी किया था। अगर आप मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लो, क्योंकि कोई भी सिंपल सी चीज मुझे अगर 2 लाइनों में लिखनी होती है तो ट्विटर पर लिखना आसान रहता है उस चीज को। और वो मार्केट आवर्स में भी कभी भी जब भी मन होता है तब भी आपके साथ शेयर कर ली जाती है। ट्विटर हैंडल है @द विवेक सिंघल, तो आप सर्च करोगे तो आ जाएगा। यहां पर तो बोरोइंग मनी के ऊपर ट्रेड करने का नुकसान यह है कि प्रेशर आपके पास एवरी मंथ देने का है पैसे को, लेकिन एवरी मंथ मार्केट से आएंगे इस चीज की गारंटी नहीं है। तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको 3 साल के लिए पैसे मिल गए, 4 साल के लिए पैसे मिल गए, 4 इयर्स के लिए पैसे मिल गए और आपको इंटरेस्ट भी नहीं देना। इंटरेस्ट भी आपको तभी देना है आफ्टर 4 इयर्स, तब तो यहां पर ठीक है। लेकिन ऐसा होता कहां है? अब ऐसा किससे हो सकता है? बैंक से तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसे रिश्तेदारों से हो सकता है। अब रिश्तेदारों से पैसा उधार लेना, वो भी मार्केट में ट्रेड करने के लिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। यहाँ पे मतलब मैं एक ब्लंटली आपको वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये बेवकूफ़ी ही है, ये पागलपन है। वो ऐसी ही अच्छी बात नहीं है। सबसे पहली बात तो आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। दूसरा, उनको पता चल गया इस पैसों का क्या किया, मार्केट में लगाया, तो आपको जुआरी कहा जाएगा। जुआरी इसलिए कहा जाएगा कि भाई पैसे उधार लेकर काम करना पड़ रहा है। अगर मार्केट में इतनी कमाई होती तो आज तक कमा लेते, उधार लेकर थोड़ी काम करना पड़ता। फिर तो हमें पैसे देने वाले बनते, लेने वाले थोड़ी बनते। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये भी, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। फिर उसके साथ में एक और जो कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि अगर कोई भी स्टॉक अच्छा लगा तो उसमें सारे पैसे एक साथ बहुत सारे पैसे डाल दिए। जैसे मेरे पास आज ही एक स्क्रीनशॉट आया कि विवेक भाई मैंने पता नहीं कौन सा स्टॉक था, कोई सरकारी स्टॉक था, कि पॉलीप्लेक्स भी था उनमें से कोई स्टॉक। तो मैंने ये पैसे इसमें लगाए हुए हैं, क्या करना है? मैंने उनसे एक ही चीज़ पूछी कि स्टॉक को लेकर अगर घबराहट हो रही है तो पहले मुझे ये बताओ कितने % पैसा आपने इस स्टॉक में लगाया है। उन्होंने मुझे पोर्टफोलियो भेजा, तो एंटायर मनी वॉज इन्वेस्टेड इन जस्ट 3 स्टॉक्स। सारा का सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ 3 स्टॉक्स में लगा हुआ था। अब 3 स्टॉक में अगर पैसा लगाया जाता है, और ये कोई आज का एक एग्जाम्पल नहीं है, मीन्स कितने ही ऐसे मैसेज आते हैं, और कितने में जो ये नंबर है ना, ये थाउजेंड्स में है एक्चुअल में। 1 मंथ में कम से कम 1000 मैसेज ऐसे आते हैं जहां पर
मेजॉरिटी ऑफ मनी फ्यू स्टॉक्स में लगा दी गई है और वो 10-12% डाउन है, बहुत ज्यादा डाउन भी नहीं है, 12-13-14% डाउन है और हालत खराब है। क्यों? क्योंकि 20 लाख का पोर्टफोलियो था, 18 लाख रुपीज एक ही स्टॉक में लग गए और वो 20% डाउन आ गया और 20% डाउन आके 3.6 लाख रुपीज का नुकसान दिख रहा है और वो पैसे किसी से उधार लेकर लगाए थे। अब क्या करें? अब सामने वाले को दे नहीं सकते, 3.5 लाख रुपीज कहां से देंगे? और अगर और नीचे चला गया तो घबराहट हो रही है। और ये सब किस लिए है? क्योंकि किसी भी सिचुएशन में एक ही स्टॉक में ज़्यादा पैसा लगाना कभी भी अच्छी बात नहीं है। अगर कंपनीज बहुत ज़्यादा ग्रेट कंपनीज हैं लाइक HDFC बैंक, कोटक और बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, पिडलाइट या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, इस तरह की रॉक सॉलिड कंपनी या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस तरह की कंपनीज में अगर हम 10% लगा ले तो समझ में भी आता है, वो भी 10%। लेकिन अगर कंपनीज इस तरह की नहीं है तो मेरे हिसाब से 5% से ज़्यादा एक स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। और जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस थी उसमें तो 3% का ही जिक्र किया गया है और उतनी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हमेशा होती हैं, तो इसलिए 5% तक लगाओ मीडियोकर कंपनीज में। मीडियोकर इन द सेंस दोज आर नॉट अमंग द टॉप 20 कंपनीज, और टॉप 20 में हम 10% तक जा सकते हैं। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो हर कोई करता है। और हमें, और ये जो 6 पॉइंट्स अभी तक मैंने बताए ना, ये वो लोग भी करते हैं जो एक्चुअल में जब उनसे बात होती है ना कि कब से वीडियोस देख रहे हो, कि भाई आपको तो मैं 2019 से फॉलो कर रहा हूँ। वो अलग बात है कि मैंने 2020 में वीडियोस बनानी शुरू की थी, बट उन्होंने एग्जैक्टली याद नहीं रखा और ध्यान दिया कि 4-5 ईयर्स से विवेक भाई के साथ हैं, तो 5 ईयर्स हो गए, 2019 से फॉलो कर रहे हैं। 2020 से जब से फर्स्ट वीडियो बनाई थी 4 जुलाई 2020 को, अगर उसकी भी बात की जाए, आप ध्यान से समझो, और 5 मीन्स 2020 से अब तक 4 ईयर्स होने वाले हैं। 4 ईयर्स होने के बाद भी अगर ये चीज़ समझ नहीं आई कि पोर्टफोलियो में सिर्फ 3 स्टॉक्स नहीं रखने चाहिए, कम से कम इतना तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया जाए। अगर बड़ी कंपनीज है कि 10 स्टॉक्स तो रखे जाए, कम से कम 10% से ज़्यादा ना लगाया जाए, तो 4 ईयर्स से वीडियोस देखने का बेनिफिट क्या हुआ? आपने समझा क्या, सीखा क्या? ये एक इतना बड़ा ब्लंडर है जो बहुत बार देखा गया है, मेरे अपने लोगों के बीच में भी देखा गया है। नाउ 7th पॉइंट जो इन सबसे ऊपर है वो ये है कि सामने वाले को टीचर तो बोल दिया, लेकिन टीचर को बुद्धू भी बोल दिया साथ में, और अपने आप को स्मार्ट बोल दिया। मीन्स जब मैं यूट्यूब कमेंट्स कई बार पढ़ता हूँ तो कई बार कमेंट पढ़ के इस तरह की सिचुएशन समझ में आती है कि ना तो हिंदी ठीक से लिखनी आ रही है, ना इंग्लिश ठीक से लिखनी आ रही है, और कैंडल स्टिक को किंडल स्टिक लिख रहे हैं, और साथ में ये भी लिख रहे हैं कि इनकी वीडियोस देखोगे तो बर्बाद हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये उन स्टॉक्स को खरीदने के लिए बोल रहे हैं जो बुल मार्केट में भी नहीं चले। तो और ये तो मैंने चलो एक एग्जाम्पल बताया, लेकिन एग्जाम्पल ये जो रियल ही पॉइंट है, मीन्स यूट्यूब पर ही कमेंट लिखे हुए थे, लेकिन ये सिर्फ कुछ लोगों की बात नहीं है। वीडियोस भी देखनी है और वीडियोस देख के उसको बुद्धू भी समझना है। तो ये कुछ कैसा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स मुझे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है कि 95% अपने फॉलोअर्स फॉलो करते हैं, सीरियसली फॉलो करते हैं और चीज़ों को समझते हैं, और तभी तक यही रीज़न है कि सब समझते भी हैं कि मैं लगातार वीडियोज़ भी बना रहा हूँ। लेकिन ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट यही है कि हम टीवी पर बैठे हैं, मीन्स टीवी देख रहे हैं, सामने धोनी खेल रहा है, वर्ल्ड कप है, फाइनल है, और धोनी ने रन आउट करने के लिए जैसे ही बॉल आई इमीडिएटली थ्रो की और वो लगी नहीं विकेट में, और वो आउट होने से बच गया, नॉट आउट रह गया। और यहाँ से अरे यार धोनी तूने ऐसे नहीं ऐसे मारना था। ये धोनी भी ना नशा करता है, मीन्स एंड टाइम पे अच्छा काम नहीं करता, और इसको अगर ऐसे नहीं लेकर ऐसे ग्लव निकाल देना था ना यार, ग्लव्स के साथ आप कैसे थ्रो कर पाओगे? ग्लव्स निकाल के आप मारते ठीक से लगती। मैं होता तो यही करता, आप होते तो यही करते, आप वहाँ होते तो अभी तो टीवी के सामने बैठे हो, वहाँ होते तभी तो बात होती। वहाँ पहुँचने के लिए आपको खून पसीना नहीं करना होता है, नेटफ्लिक्स देखकर वहाँ नहीं पहुँचा जाता। हजारों बुक्स पढ़नी होती हैं तब वहाँ पहुँचा जाता है, और हजारों बुक्स पढ़ने के बाद में समझ में आता है कि क्यों हाई फ्लाइंग स्टॉक से दूर रहना चाहिए, और क्यों बीटन डाउन स्टॉक्स में ये समझना चाहिए कि ये बीटन डाउन स्टॉक्स की जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या ये एवरग्रीन प्रोडक्ट्स हैं, क्या ये चलने वाले प्रोडक्ट्स हैं। जो रीज़न है नीचे आने के, वो रीज़न समझने चाहिए, और रीजंस अगर ये समझ में आए कि टेम्प्रेरी रीजंस हैं, मार्जिन प्रेशर है या डिमांड की कमी है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई थी और फ्यूचर में डिमांड अच्छी आएगी ही, इस चीज़ की एश्योरेंस हो, और यहाँ पर पास्ट में एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो, तो यही स्टॉक्स एक्चुअल में पैसा कमा कर देते हैं, कोई दूसरे स्टॉक्स पैसा कमा कर नहीं देते। अभी जो हाई फ्लाइंग स्टॉक्स है सब लोग 30% डाउन है ना टॉप पर खरीद कर, और उन्हीं स्टॉक्स के बारे में मुझे भी बोला जाता था, विवेक भाई आप ऐसे स्टॉक्स क्यों नहीं बताते हो, आप तो काफ़ी समझदार हो, मार्केट में काफ़ी टाइम से हो, आप तो इस तरह के स्टॉक्स में ट्रेड कर ही सकते हो।
ट्रेड तो कोई भी कर सकता है यार, बाय करने में क्या जाता है, लेकिन ट्रेड प्रॉफिटेबल भी तो होना चाहिए। ये पता भी तो चलना चाहिए कि ट्रेड यहाँ पर लेकर कितना बड़ा रिस्क है। तो हमें जंप करना चाहिए कि भाई हम जंप कर सकते हैं तो उतनी ऊंचाई से जंप करो जितनी खुद की हाइट है। यानी कि जितनी खुद की हाइट है, अगर उससे ज्यादा ऊंचाई से जंप करोगे तो ग्रेविटी का प्रेशर इतना ज्यादा रहेगा कि टांगे टूटने का डर होगा। लेकिन अपनी जितनी हाइट से हम जंप कर सकते हैं। तो विवेक भाई, आप तो एक्सपर्ट हो, आप तो फोर्थ फिफ्थ मंजिल से भी जंप कर सकते हो। तो जंप तो कोई भी कर सकता है यार, नीचे आकर बचेगा या नहीं बचेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हाई फ्लाइंग स्टॉक्स में ट्रेड करने से पहले इन बातों का ध्यान रखो। यहाँ पर टीचर को टीचर समझो, टीचर को बुद्धू मत समझो। टीचर इज ए टीचर फॉर ए रीजन। अदरवाइज तो यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, आप समझ गए हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये एक्सपीरियंस है बड़ों का। जब हम बच्चे होते हैं तो पापा बहुत अच्छे लगते हैं। जब छोटे होते हैं, जब 5 साल तक होते हैं, पापा से बहुत प्यार होता है, बेटे को भी और बेटी को भी। जब बच्चे थोड़े से 5 साल से 10 साल की एज में जाते हैं तो पापा थोड़े से ऐसे लगने शुरू हो जाते हैं कि पापा अच्छे नहीं रहे। पहले अच्छे थे, पहले प्यार करते थे, अभी अच्छे नहीं रहे। जबकि पापा क्यों अच्छे नहीं रहे? पापा सिर्फ इसलिए अच्छे नहीं रहे क्योंकि पापा थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए हैं। और स्ट्रिक्ट इसलिए हो गए हैं क्योंकि आपका बचपन खत्म हो गया है। और अगर आपको स्ट्रिक्ट अभी रखा जाएगा तो आप लाइफ में कुछ कर पाओगे, कुछ सीख पाओगे। जैसे ही 10 ईयर से बड़े होते हैं तो वो न्यू टेक्नोलॉजीज थोड़ी सी सीखने शुरू करते हैं और अपने दोस्तों के साथ नई नई बातें करते हैं। तो उनको लगता है कि पापा इज आउटडेटेड, पापा को उतना ज्ञान नहीं है, पापा तो पुराने जमाने के हैं। क्यों? क्योंकि जब पापा एग्जाम्पल देते हैं ना तो पुराने जमाने के एग्जाम्पल देते हैं। जब पापा एग्जाम्पल देते हैं तो आज के एग्जाम्पल नहीं देते। और एग्जाम्पल पुराने जमाने के क्यों देते हैं? क्योंकि पापा इस टाइम पर आपको टेक्नोलॉजी सिखाने के मूड में नहीं है। पापा आपको इंटेलिजेंसी सिखाने के मूड में नहीं है। पापा आपको बुद्धिमानी सिखाने के मूड में है। पापा आपको विजडम सिखाने के मूड में है, समझदारी सिखाने के मूड में है। तो उस टाइम पर बच्चों को वो बेवकूफ नजर आते हैं कि यार ये पुराने जमाने के हाथ से चिट्ठी लिखा करते थे। क्यों? क्योंकि जब वो एग्जाम्पल देते हैं तो इसी तरह की एग्जाम्पल देते थे। इसलिए आजकल के यार, आजकल तो यार व्हाट्सएप करो, जरा देर में टक से मैसेज पहुंचता है और मैसेज हो गया, बस। वो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं कि शादी का कार्ड अगर हाथ से लिख कर दिया जाए तो उसकी अहमियत क्या है, और अगर व्हाट्सएप पर एक बार भेज के बिना कॉल किए ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उसकी अहमियत क्या है। पापा ये एग्जाम्पल देते हैं तो बच्चों को समझ नहीं आता, वो बेवकूफ़ नजर आते हैं। उसके बाद जब वो और थोड़े से बड़े होते हैं और जब वो कमाना शुरू करते हैं, देन दे हैव एवरीथिंग इन देयर कंट्रोल। तब जब पापा ये कहते हैं बेटा बचाकर चलो पैसों को, और पैसों को बचाकर चलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पर बच्चे लगते हैं कि है पापा ने अपनी ज़िंदगी तो जी नहीं, हमें भी नहीं जीने देंगे, और खुद तो ऐसे ही रहते हैं और हमें भी अच्छे से लाइफ एंजॉय नहीं करने देंगे, चैट करते रहते हैं। तो उसके बाद थोड़े से और बड़े होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं। तब उनको थोड़ा सा एहसास होता है, जब वो अपने बच्चों को लाड़ दिखाते हैं, और तब वो थोड़े से नर्म होना शुरू करते हैं। उससे जब और थोड़े से बड़े होते हैं और जब बच्चे उनको आंखें दिखाना शुरू करते हैं, तब समझ में आता है उनको कि इस तरह की बातें पापा की मानी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। बच्चे आज हमें आंख नहीं दिखा पाते। क्यों नहीं दिखा पाते? क्योंकि हमने पैसे जोड़े होते। उस टाइम पर अगर पापा की बात मानी होती तो इनिशियली जॉब करने स्टार्ट करने के इनिशियली 10 ईयर्स अगर हाथ को थोड़ा सा रोक कर खर्च किया होता और समझदारी से पैसा लगाया होता मार्केट में या किसी भी रियल एस्टेट में या कहीं पर भी किसी बिजनेस में समझदारी के साथ, तो आज पैसे होते और बच्चे हमें ये नहीं कह रहे होते कि पापा आपके पास है क्या। तो यूट्यूब देखते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखा करो थोड़ा सा कि अगर बड़े हैं तो वीडियोस बनाओ, और अगर बड़े नहीं हो तो जो बड़े हैं उनको बड़ा मानकर वो जो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना, उनको देखो, समझो, सीखो। समवन हु हैज़ बीन ट्रेडिंग इन द मार्केट फॉर 20 years and has made enough money to live 7-8 birth, not 7-8 years, without doing anything. तो उनकी बात समझो। मीन्स हाई फ्लाइंग स्टॉक्स अच्छे तब तक रहते हैं अगर उनकी अर्निंग्स एबनॉर्मल वे में आगे बढ़ रही है और एबनॉर्मल वे में आगे बढ़ती भी रहेगी। इवन दो अगर ऐसा भी होता है तो भी कंसोलिडेशन फेज आता है, और कंसोलिडेशन फेज कभी भी ऐसा नहीं होता या ऐसे नहीं होता, वो ऐसे ही होता है, नीचे की तरफ होता है, और वो कब स्टार्ट होगा किसी को नहीं पता। तो बेटर है टेक्निकल टारगेट जब अचीव हो जाए तो निकल जाओ, और जब बाइंग कंडीशंस मीट हो रही हो तब ये मत देखो कि मार्केट सिचुएशन क्या है। मार्केट सिचुएशन चेंज होने में 2 days लगते हैं। वन बुलिश स्टेटमेंट बाय अमेरिका के वहाँ का यूएस फेडरल ने रेट कम कर दिए हैं, एंड आरबीआई इज ऑल्सो going to cut the interest rate in next meeting that is going to happen in next 7 days or 8 days. तो जरा सी देर लगेगी, सारा सेंटिमेंट चेंज हो जाएगा और सारे स्टॉक्स ऊपर निकल जाएंगे, फिर देखते रहेंगे, फिर दूसरा कुछ देखेंगे, तब वो एक्चुअली स्टॉक्स अच्छे लगेंगे, लेकिन वो तब अच्छे होंगे नहीं, अच्छे वो अब हैं। यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करता रहूँगा, आप भी देखते रहो, देखकर समझते भी रहो, और अपने फैमिली मेम्बर्स को, दोस्तों को, जानने वाले लोगों को शेयर भी करते रहो।
जिससे वो भी चीज़ों को समझ पाएँ, देख पाएँ। यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस अगेन शेयर करता रहूँगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखो।